हेलो दोस्तों, मैं आर एस राजपूत आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में किस तरीके से पुष्यमित्र शुंग जो है आपका मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार करके उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्टार्टिंग करा, यानी कि मौर्य उत्तर जो मौर्य काल है उसकी स्टार्टिंग करता है। तो मैंने उसमें आपको पुष्यमित्र शुंग के विषय में बता दिया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको शक राजा रुद्रदामन के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो अब क्या क्या हो चुका है देखिए। मौर्यों के बाद क्या होता है, जब मौर्य थे इसकी बात कहानी समझ लीजिए। मौर्यों के बाद क्या होता है, उत्तर पश्चिम सीमा पर इंडो ग्रीक राजवंश आ जाते हैं। बताता हूं, उत्तर पश्चिम सीमा पर इंडो ग्रीक शासक आ जाते हैं। ओके, लेकिन क्या होता है, लेकिन शीघ्र ही जो आपका मध्य एशिया से शक वंश आ जाता है। यहाँ पर शक वंश आ जाता है। ठीक, ठीक है, ये शक वंश आता है। और ये शक वंश जो है, ये जो उत्तर ये वाले जो थे ना, ये उत्तर पश्चिम सीमा पर जो इंडो ग्रीक शासक था, इनको यानी कि इंडो ग्रीक शासक को परास्त कर देते हैं। इंडो ग्रीक शासक, इसको ऐसे ना माना, यहाँ इस तरीके से ये उत्तर पश्चिम सीमा पर इंडो ग्रीक शासक को क्या करते हैं, परास्त कर देते हैं। ओके, ये परास्त कर देते हैं इनको। अब इन्हीं शक वंश के बाद क्या आ जाते हैं, आपके कुषाण लोग आ जाते हैं। कुषाण वंश आ जाता है। तो जब कुषाण वंश कहां पे आता है, उत्तर पश्चिम पर आ रहा है, देखो उत्तर पश्चिम सीमा पर। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। तो जो शक लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, तो ये पर यही बने रहते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो शक होते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं उत्तर पश्चिम से। ठीक है, अब ये लोग कहां जाते हैं, पश्चिम की ओर आ जाते हैं। ये पश्चिम में आ जाते हैं। और कुषाण जो होते हैं आपके, ये उत्तर पश्चिम सीमा पर हो जाते हैं। ओके, इस तरीके से ये सिस्टम होता है इसमें। ठीक, यानी कि हमने आपको बताया था कि मौर्य बृहद्रथ के टाइम पे जो इंडो ग्रीक शासक के बारे में बात जो हो रही है, वो कौन था आपका, वो आपका था डेमेट्रियस। ठीक है, इसने क्या किया था, इन पर अटैक किया था ना। तो अटैक किया, फिर वहां पर जब जीत जाता है तो कुछ समय तक तो ये रुकता है। तो इंडो ग्रीक शासक था, वो उत्तर पश्चिम सीमा पर कुछ समय तक रुकता है, लेकिन फिर ये अपने अपने क्षेत्र में लौट जाता है। ठीक है, जहां से आया होता है। तो उसके बाद क्या होता है, मध्य एशिया से क्या आते हैं, फिर शक आते हैं उत्तर पश्चिम में। क्योंकि आपका क्या है, स्टार्टिंग में वो यहां से हुई थी, फिर कई समय बाद फिर क्या होता है, शक वंश जब आता है तो वो कहां पर आता है, उत्तर पश्चिम सीमा पर। अब इस समय क्या है, इंडो ग्रीक शासक यहाँ पर थे, तो उनको ये लोग शक थे। क्योंकि डेमेट्रियस तो आकर लौट जाता है, लेकिन उसके बाद फिर आपका पुष्यमित्र उसके बाद भी
जब यहाँ चूंकि उत्तर पश्चिम सीमा पर क्या है, अभी भी आपके इंडो ग्रीक शासक होते हैं, तो उनको हराते हैं ये लोग शक लोग। और शक के बाद कौन आते हैं, उनके पीछे कुषाण लोग आते हैं। कुषाणों से क्या होते हैं, शक लोग होते हैं वो पश्चिम यानी नीचे तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और कुषाण लोग उत्तर पश्चिम सीमा पर होते हैं। पहले तो इसको आप देख लीजिए, सही से समझ लीजिए, ठीक है। कुल मिला के ऐसी घटना घट रही होती है। ठीक है, अब इसी शक राजा के विषय में आपको बता रहा हूं, ठीक है। शक जो इनमें जो शक राजा था, तो सबसे प्रसिद्ध जो था वो था आपका रुद्रदामन। रुद्रदामन था शक वंश में जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है वो रुद्रदामन हुआ है। तो बताते हैं, जो आपका गिरनार जो क्षेत्र है ना गुजरात वाला, तो यहाँ पर अशोक ने एक अभिलेख लिखाया है। अशोक ने अभिलेख लिखाया है, ठीक है। उसी चट्टान पर, उसी चट्टान पर क्या है, रुद्रदामन ने भी अभिलेख लिखवाया। लिखते जाइए, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। और ये जो लेख है, ये अभिलेख लेख ये गुजरात के गिरनार गिरनार क्या है, रॉक चट्टान है, ठीक है। गुजरात अभिलेख जो है गुजरात के जूनागढ़ में है, जूनागढ़ में है, ठीक है। इसी वजह से इस अभिलेख को क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड जूनागढ़ अभिलेख। ओके, ये आप देख लीजिए क्वेश्चन बोल देते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख कहाँ का, या किसने इस पर वर्क कराया था, किसने इंस्क्रिप्शन लिखाए थे। तो आप पूरा देखोगे क्वेश्चन में, अगर रुद्रदामन रखा तो रुद्रदामन जरूर लिखेंगे, ठीक है। और जूनागढ़ अभिलेख पूछ लेते कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ का, गुजरात का, ठीक है। अब यही जो अभिलेख है ये संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख, ठीक, यही। क्योंकि अभी तक क्या थे, सब जो थे वो संस्कृत भाषा में अभी तक नहीं मिले थे अभिलेख। जैसे जो आपका है, जैसे ब्राह्मी लिपि में कई अभिलेख जो मिले हैं अशोक की, ठीक है। तो वो जेम्स प्रिंसेप ने खोजा था पहली बार 20वीं शताब्दी में, तो ब्राह्मी में है, प्राकृत में है, ठीक है। और प्राकृत हो गया, ब्राह्मी हो गया, तो कुल मिलाकर के संस्कृत का अभिलेख पहला यही मिला था, ठीक। तो ये क्वेश्चन इसकी प्रमुख विशेषता है, और यही पहला अभिलेख है, यही फर्स्ट अभिलेख है जो जिसने चंद्रगुप्त जो मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख है, ठीक है। इनके नाम का उल्लेख भी इसी जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है पहली बार। यानी कि जो अशोक था, अशोक ने इतने अभिलेख, देखिए अभिलेख इसमें बनवाए थे, लेकिन चूंकि अशोक था वो एक तरीके से देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था अशोक का वो बाबा था एक तरीके से अशोक का, लेकिन उसका कोई भी अभिलेख अशोक ने खुद कोई भी एक भी अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बाबा के लिए नहीं बनवाया, ठीक है। हो सकता है तो क्योंकि वो जैन में थे, ये बौद्ध के थे, हो सकता है, कुछ भी सोचने को आप बड़े लगा लो, इतिहास में आप बड़े लगा लो। तो फर्स्ट अभिलेख जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख इसी में मिलता है।
और ये जो रुद्रदामन का जो अभिलेख है, रुद्रदामन का जो अभिलेख है, इसकी चट्टान गिरनार चट्टान है, उसमें क्या है, अशोक का अपना अभिलेख है। अब उसी चट्टान पर ये अपना जूनागढ़ अभिलेख बनवा रहे हैं, और इसी में ही रुद्रदामन ने पहली बार, फर्स्ट बार क्या है, पहली बार अशोक एंड चंद्रगुप्त मौर्य का एक साथ नाम का उल्लेख किया है इन्होंने। सोचिए, रुद्रदामन का जो अभिलेख है जूनागढ़ का, ये इसमें इस रुद्रदामन ने अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का एक साथ इसमें नाम लिखवाया है। ठीक है, तो ये भी पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं हो मिला है। और इसी अभिलेख में देखिए, लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयंवर प्रथा का भी उल्लेख इसने किया है। स्वयंवर प्रथा का उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन है, तो वो है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख में इसने स्वयंवर प्रथा का वर्णन किया है। देखिए, स्वयंवर प्रथा के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है रुद्रदामन की, बताते हैं। जो रुद्रदामन है आपका, ये कहां गया, ये देखने में बड़ा अजीब था, सेम वही प्रोसेस काला अशोक के टाइप की, यानी कि इसको लड़कियां जो थी पसंद नहीं करती थी जनरली। ठीक है, तो इस वजह से होता क्या है कि ये बड़ा फ्रस्ट्रेट रहता था, और चूंकि बड़ा शासक था, तो ये क्या करता था, जहां जहां स्वयंवर होता था वहां ही पहुंच जाता था। यही रुद्रदामन वहां पहुंच जाता था, और क्या करते हैं, क्योंकि बड़ा शासक था, तो कोई इसकी ना को कभी, जो अगर ये हाँ बोल दे तो इसकी हाँ को कभी कोई ना नहीं कर सकता था। तो जो बेटी का पिता होता था वो कहता है, बेटिया तुम इसी शादी कर लो, है नहीं, हमारा राज झड़प लेगा, सब कर लेगा। तो इस चक्कर में उसने कई शादियां की थी, फ्रस्ट्रेशन में आकर, कि जो जहाँ की सुंदर कन्या है पहुंच जाना स्वयंवर में, और सीधे उसको सीधे शादी कर लेना, कोई स्वयंवर होने भी नहीं देना सही से। ठीक है, तो इस वजह से उसने कई सारी शादियां की थी, और उसी शादी का वर्णन किस तरीके से किया, तो वो स्वयंवर प्रथा का वर्णन आपको इस जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के में मिलता है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया चीज थी, इसमें पूरा फ्रस्ट्रेशन ही निकाल दी, इसने बहुत शादियां कर डाली थी इसी चक्कर में। वैसे भी पहले के जो राजा थे वो एक शादी कहाँ कोई करता था, तो उनके कई शादियां हुआ करती थी जनरली। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई, इसको हम उठा दें। अब देखिए, रुद्रदामन के विषय में एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, जो काठियावाड़ है गुजरात का, काठियावाड़ जो गुजरात का है, ठीक, यहां पर सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था इसने, करा था। क्वेश्चन पूछ लेते हैं सुदर्शन झील के बारे में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस झील के बारे में, ये झीली क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, इसका अपना एक बड़ा जबरदस्त बैकग्राउंड है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री। ठीक है, इसको बनवाया था, इस झील को वो बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि अशोक के बाबा ने बनवाया था। अब इसके बाद फर्स्ट जब इसकी मरम्मत हुई थी इस झील की, वो अशोक ने कराई थी। ठीक है, अशोक ने इसकी पहली मरम्मत इस झील की कराई थी,
और फिर इसी झील की मरम्मत जब दोबारा हुई थी, सेकंड मरम्मत जो की थी वो तुम्हारे रुद्र दामन ने की थी, रुद्र दामन। ठीक है, इसी रुद्र दामन ने इसकी सेकंड मरम्मत कराई थी। और इसी के बाद जब आगे देखेंगे जो थर्ड मरम्मत है इसकी, वो गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त कराएगा। ठीक है, लिख लीजिए यहीं पर लिख, स्कंदगुप्त फिर कराता है तीसरी बार मरम्मत। यही सुदर्शन जी, तो इसका पूरा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सुदर्शन कहां पर है, तो काठियावाड़ गुजरात की। ठीक है, किसने बनाया था, तो वो भी आपको सीधे लिखना पड़ेगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इसका पहली बार मरम्मत तो आपके अशोक हो गया, सेकंड मरम्मत रुद्रदामन, तीसरी मरम्मत स्कंदगुप्त। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इतना ही यहाँ पर है। ठीक, इस शक राजा है, फिर शक के बाद कौन आ गया, कुषाण वंश आ गया। ठीक है, बिटा लें इसको। अब जो है शक के बाद जो थे आपके, वो आपके कुषाण आ जाते हैं। फिर इसके बाद कुषाण वंश से थोड़ा सा और देख लीजिए, फिर आता है आपका कुषाण। कुषाण कुषाण लोग आ जाते हैं, आपको मैंने बताया। ठीक है, अब ये लोग जो है इनका संबंध कहां से, मध्य मध्य एशिया के यूची कबीला, याद कर लीजिए, यूची कबीला। ठीक है, यूची कबीला है, यूची। ठीक है, मध्य एशिया का यूची कबीला है, उससे कुषाणों का संबंध है। ओके, तो इसमें ये तो आपका होगा कुषाण। अब इसमें कुषाण में एक आपके आते हैं कनिष्क। कनिष्क के विषय में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो कनिष्क अब आप देख लीजिए, इसकी दो उपराजधानियां। ठीक है, कनिष्क ने यूपी में दो उपराजधानियां बनवाई थी, उपराजधानियां इनकी थी यूपी में। ठीक है, एक ही। ठीक है, तो जो पहले इनकी राजधानी थी वो थी, पहली उपराजधानी थी इनकी मथुरा में, दूसरी थी वाराणसी। ठीक है, नोट डाउन जल्दी से जल्दी। यहां पर इन्होंने, कनिष्क ने स्वतंत्र राज्यपाल नियुक्त किए थे। यहाँ पर राज्यपाल नियुक्त किए थे, जैसे कि आज भी यूटी जिसे होता है, तो वहां पर क्या एडमिनिस्ट्रेटर होता है, आपका राज्यपाल हो सकता है। ठीक है ना, तो जो गवर्निंग बॉडी थी वो क्या थी आपकी, इनकी स्वतंत्र थी, वो राज्यपाल थे। उनको यहाँ पर यहाँ का शासन देखने के लिए कहा गया था। और जिनको क्या कहा जाता था, ये लोग जो थे उनको कहते थे छत्रप। छत्रप, ठीक है, ये लिख लीजिए, छत्रप। अब इनमें से तीन नाम मिलते हैं। ठीक है, तीन नाम मिलते हैं, एक तो है, वो है इनके एक दो तीन। वो एक है खरपलान, एक है खरपलान, एक है वनस्पत, वनस्पत लिख लीजिए, लल्लू। बट क्वेश्चन जो पूछता है वो इनको लेकर पूछ लेता है। ठीक, इसकी राजधानी कौन सी उपराजधानी थी, मथुरा वाराणसी। ठीक है, दो उपराजधानियां थी, तो आप कमेंट में पूछ ले। अगर नहीं पूछता तो आपको ऑप्शन में पूछ सकता है कौन सी राजधानी थी, कौन कौन सी थी, आपको यही दो टिक लगानी है। ठीक है,
अब इसके बारे में बताते हैं कि हिंदू हो और बौद्ध दोनों धर्मों से प्रेम करता था, दोनों से क्या करता था, प्रेम करता था। बट ठीक है, इसका ये पता कहां से चलता है, इसके जो सिक्के हैं, सिक्के जो हैं वो जो इसने जो सिक्के चलाए थे, भारतीय देवी देवताओं के चित्र, भारतीय देवी देवताओं के उसमें क्या है, चित्र है। ओके, सिक्कों में भारतीय देवी देवताओं के चित्र है, और विशेषकर जो आकृति दिखती है वो है त्रिशूल लिए शिव की आकृति, त्रिशूल लिए भगवान शिव की आरती। ठीक है, भगवान शिव की आकृति, नोट डाउन जल्दी से। और इसी आकृति के नीचे लिखा है ओशो, ओशो। ओके, ओशो लिखा उसके नीचे। ये ओशो जो है ग्रीक शब्द है, अर्थ है इसका महेश यानी कि शिव। इतना समझ, इससे पता चलता है कि ये भारतीय जो हिंदू धर्म है इससे प्रेम रखता था, तभी इसके सिक्कों पर क्या है, आपको त्रिशूल लिए हुए शिव की आकृति विशेषकर मिल रही है, जिसके नीचे ओशो लिखा हुआ है, और भारतीय देवी देवताओं के चित्र भी इसमें देखे गए इसके सिक्कों पर। ठीक है, ठीक है। इसने फर्स्ट शासक जिसमें सोने के अभिलिखित सिक्के चलाए, अभिलिखित सिक्के इसने चलाए। ओके, ठीक है। यानी कि क्या था कि एक ऐसा पहला शासक हुआ है जिसने सोने के सिक्के तो चला, और उसमें बाकायदे अभिलिखित मतलब उस पर कुछ लिखा होता था। ठीक है, प्रॉपर क्या होता था, कुछ लिखा होता था। ठीक है, बाकायदे उस पर लिखा होता था, क्योंकि अभी तक जितने भी सिक्के चलाए गए थे उन पर कुछ लिखा हुआ, इंस्क्रिप्शन टाइप कुछ नहीं मिलता था, कुछ अभिलेख लिखा हुआ कुछ नहीं खास तौर से मिलता था। ठीक है, ठीक है। इसमें लिखा होता था क्या, जैसे राजा का नाम हो गया, राजा का नाम, जो सिक्का है उसकी डेट लिखी होती थी जारी करने की, है सिक्का जो था जारी करने की उसकी डेट लिखी होती थी। तो ये सब जो जानकारी थी वो प्रॉपर क्या थी, इस तनिष्क के टाइम पे बाकायदे सोने के सिक्के में देखी गई। अब इसके विषय मैंने आपको बताया था, तनिष्क नहीं थी, क्या था, ये मैंने आपको बताया था, कुंडलवन जो आपका कश्मीर है। ठीक है, वो इसने बौद्ध संगीत बुलाई थी, फोर्थ बौद्ध संगीत इसने बुलाई थी। ठीक है, उसका आयोजन इसने किया था। ठीक, इसने ग्रीक उपाधि धारण की थी, ग्रीक उपाधि इसकी थी हिम कैजर, कैजर जा है, हिम कैजर, कै और जर। इसने मथुरा में जो राजधानी उपराजधानी थी
अति रात्रि यज्ञ किया था इसने, यज्ञ किया। ठीक है, बता रहे हैं, इसको फैक्ट थोड़ा लिख लीजिए। ठीक, इसने गांधार में मथुरा मूर्तिकला की इसने क्या थी, इसने स्थापना की थी। ठीक है, गांधार में मथुरा मूर्तिकला केंद्र की स्थापना की थी। स्थापना की थी। ठीक है, इसी ने ही, और देखिए पॉइंट है इसमें, इसको लिख लिया, नीचे वाला हम साफ कर देते हैं। नीचे वाला पुराना वाला हटा रहा है, इसके बारे में चूंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत रहता है ना, तो इसको जरा बता दें। इसने ही रोमन राजा अगस्टक के दरबार में अपने दूत भेजे थे। ठीक है, दरबार में दूत भेजे थे। ठीक है, इसने रोमन राजा अगस्टक के दरबार में अपने दूत भेजे थे। इसके दरबार में थे, दरबार में इसके कौन थे, नागार्जुन थे, नागार्जुन थे। ओके, ये नागार्जुनी कोंड्रा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये नागार्जुन आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, दूसरा इसमें है, इन्होंने, ये जो नागार्जुन है आपके, ये बौद्ध धर्म के माध्यमिक संप्रदाय से हैं, माध्यमिक संप्रदाय के हैं, माध्यमिक संप्रदाय। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछा है इन्होंने, किस संप्रदाय से थे बौद्ध धर्म के, तो माध्यमिक संप्रदाय से। ठीक है, और इन्होंने ही शून्यता का सिद्धांत दिया था, शून्यता का सिद्धांत दिया था। ठीक, इसके बाद इन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया, इनको एक भारतीय आइंस्टीन कहा गया, भारतीय आइंस्टीन। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, भारतीय आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है। ठीक है, तो इतना तो इनके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, भारतीय आइंस्टीन मतलब ये होता है, देखिए जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी यही खराबी है, क्या करते हैं, जब भी भारत का कोई भी अच्छा व्यक्ति होता है तो उसको अपने यहाँ से कनेक्ट करने लगते हैं, यानी कि अपनी उपलब्धि इनको देते हैं। अब आप ये समझिए, जैसे समुद्रगुप्त थे, उनको भारत का नेपोलियन कहा गया, तो क्या नेपोलियन समुद्रगुप्त के बराबर था? इतना भी नहीं था उनके सामने, क्योंकि समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध किए थे कभी वो हारे नहीं थे, नेपोलियन तो अक्सर हारा करता था, तो उसको कह दिया भारत का नेपोलियन। जबकि इनको क्या कहना चाहिए, नेपोलियन जो था उसको कहना चाहिए भारत, वो भी नहीं कहना चाहिए कि भारत का समुद्रगुप्त, ये नहीं कहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के भारत की योग्यता को दूसरे से योग्यता, अपने देश की योग्यता से जोड़ देते हैं लोग, यही इनकी सबसे कमी है। ठीक है, अब जैसे इनको बोल रहे हैं भारतीय आइंस्टीन, इनको क्यों बोल रहे हो, आइंस्टीन को क्यों नहीं बोलते हो कि भारतीय नागार्जुन? क्योंकि नागार्जुन पहले आए कि आइंस्टीन पहले आए? पहले कौन आया? हमारे नागार्जुन आए, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, तो आइंस्टीन से बड़े कहां से हो गए? तो इसलिए इन लोगों की बड़ी कमी रहती है वेस्टर्न कल्चर की, ये लोग बहुत चतुर होते हैं अपने काम में। अब इन्हीं के दरबार में देखिए, इनके ही दरबार में आपके अश्वघोष भी थे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं अश्वघोष से भी रिलेटेड। ठीक है, अश्वघोष भी थे, और अश्वघोष से जो इनकी है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, वो है सांख्य कारिका, एक इन्होंने ग्रंथ लिखा है। ओके दोस्तों, ये देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। अब इनके दरबार में ही, तनिष्क के दरबार में ही आपके चरक भी हैं, चरक। ठीक है, चरक हैं, आप जानते होंगे चरक संहिता, ये भारत के प्राचीनतम फिजिशियन, समझिए फिजिशियन बोल रहे हैं, फिजिशियन एंड केमिस्ट। अब ठीक है, मतलब भारत के प्राचीनतम है, मेडिकल से देखिए इनका कितना जबरदस्त संबंध है। अच्छा, यही जो आपका कनिष्क
कनिष्क ने ही, इसने ही भारतीय रोमन साम्राज्य का भी विकास किया। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको जरा सा समझ लीजिए, ठीक है। इसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, फटाक से और खत्म करता हूँ। देखिए ये जैसे इंडिया है, ठीक, इस तरीके से अगर इसका मैप है, इंडिया से रिलेट कर रहा हूँ, उधर मान लीजिए तक्षशिला है, ठीक, तक्षशिला इधर था आपका, ठीक है, ये चीन है, ठीक। अब देखिए चीन से रेशम मार्ग था यहाँ, ठीक है, वो होते हुए इधर जाता था तक्षशिला, ये उत्तरापथ था आपका, उत्तरापथ यानी कि जो ऐसा पथ जो उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जाता था। होता ये है कि एक रोमन यानी कि रोम, जो रोम है ना आपका, रोम, ठीक, ये था, और इटली वाला जो क्षेत्र रोम और ईरान, ये जो राजा है ईरान, इन दोनों के जो शासक है उनमें क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। तो जो रोम है उस समय क्या था, उस समय वेल डेवलप्ड हो रहा था, इनके पास अच्छा खासा इकोनॉमिक मूवमेंट था, इनके पास अच्छी खासी अर्थव्यवस्था थी। तो उभरता हुआ चूंकि उस समय स्टेट था, तो यहाँ के शासक की चल रही थी, और यहाँ के लोगों की डिमांड दो थी, एक तो इनको गर्म कपड़े चाहिए थे रेशम वाले, और दूसरा इनको चाहिए था जो मांस खाते थे तो उसमें यूज होने वाला जो गरम मसाला जो होता है ना, मसाले, तो वो सब जरूरी थे। तो होता ये है कि ये यहाँ से होके जाते थे, पहले ईरान पहुंचते थे, ईरान से ही फिर रोम जाते थे। तो रोम का जो शासक था उसने कहा हम ईरान से आने वाले सामान को नहीं लेंगे। तो अब चूंकि इकोनॉमी का सब कुछ यही सेंटर है, तो होता ये है कि अब जो चीन से, क्योंकि चीन से गर्म कपड़े जा रहे हैं, ठीक है, गर्म आप रेशम जा रहे हैं, ठीक है, भारत से कपड़े भी जा रहे हैं। तो हो ये रहा है कि यहाँ तक जब पहुंचता था तो यहीं से ये धीरे से यू टर्न मार लेता था। अब चूंकि वहां जा नहीं सकते, तो होता ये था कि यहाँ पर पंजाब और आपका जो हरियाणा ये सब क्षेत्र होते हुए, इस तरह के यूपी बिहार होते हुए ये पहुंचता था कहाँ, जैसे यूपी इधर पड़ा, फिर बिहार पड़ा, ये सब होते हुए यहाँ जो आपका है, अगर ये बांग्लादेश है, ठीक, तो यहाँ पर आपका कलकत्ता में ही एक ताम्रलिप्त क्षेत्र था, ठीक है, ये भी सेंटर था किसका, दक्षिण एशिया का। दक्षिण एशिया से व्यापार इधर इंडोनेशिया से होता था यहाँ से, तो ये ताम्रलिप्त था, यहाँ तक आते थे। यहाँ पर क्या होता था, सब कुछ सामान लोग यहाँ के क्षेत्र से, चूंकि रास्ता जा रहा है, तो जहाँ की जो विशेषता वो लोग, इन लोग क्या कर रहे हैं, सामान अपना बेचते जा रहे हैं। वो सामान जो होता है यहाँ बेचा, फिर यहाँ से ये रास्ता पकड़ा, तो इधर आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इधर केरल आपका ये होते हुए केरल, और केरल के बाद फिर आपके जो इधर जितने भी स्टेट है, कर्नाटक हो गया आपका, और आपका क्या कहते हैं गुजरात हो गया, जैसे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ तक होते हुए फिर ये अरब सागर से होते हुए क्या करता था, फारस की खाड़ी पहुंचता था, फारस की खाड़ी से लाल सागर होते हुए फिर घुमा के की समुद्र के रास्ते से फिर रोम पहुंचता था। तो कुल मिलाकर के जो चीज सीधे यहाँ से निकल रही थी, अब पूरे देश में क्या होती है एक तरीके से, वो रास्ता क्या होगा, पूरे देश से होकर जाने लगा भारत से। तो उससे फायदा ये भारत को मिला कि जितना भी जहां जाके लोगों की चीज फेमस थी, जैसे बिहार का मिथिला जो आपका वो है मखाना, मिथिला मखाना, तो बिहार का, तो इस तरीके से मखाना यहाँ से जा रहा है, तो सब कुछ क्या हुआ, यहाँ से बिकने लगा, भारत जो था और रोम पहुंचने लगा और अन्य देशों में पहुंचने लगा, इस तरीके के मार्ग परिवर्तन से। तो क्या हुआ, ये काम किस टाइम हो रही है, तो कुषाण वंश के टाइम पे हो रही है, ठीक है, कुषाण टाइम पे हो रही है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि जो मार्ग सीधे जा रहा था भारत के ऊपर से उत्तरापथ से, वो मूव करके क्या पूरे देश में घूमने लगा, तो पूरे देश का सामान जो था बिकने लगा और पूरे विश्व में फैलने लगा। तो भारत की इकोनॉमी क्या हुई, इस टाइम बूम हो गई, बूम करी, ठीक है। तो इकोनॉमी जो थी भारत की, वो क्या हो, बूम, यानी कि जबरदस्त उसमें उछाल आने लगा। तो इसीलिए कहा गया भारतीय रोमन साम्राज्य का विकास किस टाइम हो रहा, कुषाण वंश कनिष्क के टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से एक घटना हुई थी जो काफी भारत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। नेक्स्ट टॉपिक में आपको सातवाहन वंश पढ़ाऊंगा। आपका ये वाला जो पोर्शन था कनिष्क और उत्तर मौर्य काल की, जो जस्ट स्टार्टिंग के बाद जो मैंने आपको बताया है किस तरीके से क्या चीज घटना हुई, तो अब मैं आपको सातवाहन वंश के विषय में बताऊंगा और जल्दी से जल्दी एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक जो है मैं खत्म करूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।